Hi everyone, this is मोहम्मद जाद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जाद हाशमी। तो यार क्लास 12th में हम कैपेसिटर आज स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सर्किट का दूसरा एलिमेंट होता है। इसी के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म में एक तीसरा एलिमेंट भी पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो हम कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, थोड़ा बहुत उससे परिचित हैं, फेमिलियर है इससे, है ना। तो कैपेसिटर आपके लिए क्या है, एक नया है, नई चीज है आपके लिए। और अगर ये नई चीज है तो आपको मैं आज बताता हूं कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर, है ना। तो कंडेंसर हमारा क्या है, दूसरा नाम है कैपेसिटर का। जो पंखे में लगा हुआ होता है, पंखे में गोला गोला सा लगा होता है, व्हाइट रंग का कलर का, है ना। व्हाइट कलर का जो लगा होता है कंडेंसर, उसी को हम बेसिकली फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे कैपेसिटर कहा जाता है। तो कैपेसिटर बेसिकली है क्या, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज अ डिवाइस विच stored energy in the form of, यहां लिखते हैं एनर्जी एंड चार्ज in the form of electric field, in the form of electric field। तो बेसिकली कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है ना। चार्ज स्टोर करता है और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का एक फॉर्म है तो एनर्जी का एक फॉर्म है, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, इस कैपेसिटर के बीच में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये एनर्जी है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्ड एनर्जी एंड चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती है। तो ये कैपेसिटर होता है। दूसरी बात ये, इसे यूज कहां कहां करते हैं। यूज पहला नंबर एज स्टार्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। एज स्टार्टर का मतलब क्या होता है, स्टार्टर का मतलब बेसिकली होता है स्टार्ट करने वाला। जैसे पंखा है, हैवी होता है, भारी होता है। अब पंखा अगर हैवी होता है, भारी होता है, तो हम प्लग दबाते हैं, देखते हैं पंखा घूमने लगता है। अब सोच के देखो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा अपने आप अचानक घूमने लगता है। असल में भारी चीज को घुमाने के लिए इनिशियल टॉर्क की जरूरत होती है। भारी चीज को घुमाने के लिए क्या, किसकी जरूरत होती है, हमें इनिशियल टॉर्क की जरूरत होती है। एक बार उस चीज को घुमा दिया जाए, या भारी चीज को चला दिया जाए, तो लगातार आप एनर्जी अगर सप्लाइड कर रहे हैं तो वो इनर्शिया के कारण मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। इसी तरीके से पंखा क्या होता है, फैन जो होता है, फैन एक भारी चीज होती है, तो हम जैसे प्लग ऑन करते हैं तो वो घूमने लगता है। ये बेसिकली काम कौन करता है, अचानक से घुमाता कौन है, अचानक से घुमाता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी का एक बाल्टी है, बाल्टी ऑफ द एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं, है ना। कैपेसिटर एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रखता है, और जब हम प्लग दबाते हैं तो वो क्या करता है, अचानक से खटाक से एनर्जी देता है, मतलब झटके से एनर्जी देता है। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो झटके से एनर्जी देता है, मतलब अपने आप को डिस्चार्ज बहुत तेज करता है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दोनों क्या होती है, बड़ी तेजी से होती है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग भी बहुत तेजी से होती है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी बहुत तेजी से होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, प्लग दबाते हैं, तो कैपेसिटर खट से डिस्चार्ज होता है, और खड़ाक से डिस्चार्ज होकर क्या करता है, एनर्जी देता है किसको, हमारे फैन को। और उस फैन को जैसे ही एनर्जी मिलता है, वो फैन क्या करता है, वो अचानक से घूमने लगता है, और जैसे ही घूमने लगता है उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है उसकी वजह से वो पंखा घूमने लगता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम कैपेसिटर का होता है, जो पंखे को इनिशियली रोटेट करा रहा है। तो इसका यूज हम कहां करते हैं, एज ए स्टार्टर के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि जनरेटर होता
है ना। आपने देखा होगा जनरेटर को चलाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले उसका चक्का घुमाते हैं, पहले उसका चक्का घुमाते, कुछ देर तक घुमाते रहते, फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं हैंडल, और जैसे हैंडल निकाल लेते हैं तो वो मोशन में तो आ गया, रोटेशनल मोशन में आ गया, फिर उसके बाद वो मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो घूमता रहा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिली और वो जनरेटर चलता ही रहा, है ना। तो भारी चीज जो होती है, भारी चीज को घुमाने या चलाने के लिए इनिशियली ढंग से अच्छे खासे तरीके से एनर्जी चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से इस तरीके से वो घूम नहीं सकती। तो इसका काम कौन करता है, ये काम कौन कर रहा होता है, ये काम हमारा कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर का यूज हम करते हैं एज स्टार्टर, और कहां पर, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा एज फिल्टर, एज फिल्टर के फॉर्म में। फिल्टर कहां पढ़ेंगे इसे, इन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे। असलियत में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हमारे डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी जो करंट होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, और एसी को पास करता है ना। तो जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा वो हमेशा क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। तो एज अ फिल्टर का काम क्या होता है, ब्लॉक डीसी एंड पास एसी। एसी सप्लाई को क्या करता है, पास करता है, और डीसी सप्लाई को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये हमारे कैपेसिटर का दूसरा काम है, दूसरा यूज है ये, है ना। और जो सर्किट ऐसा कराता है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये एज अ फिल्टर, उसे एज ए फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। और ये कहाँ हम पढ़ते हैं, एज ए फिल्टर के रूप में ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे क्लास 12 का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, वहाँ इसे पढ़ा जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, जो आपका टेबल फैन होता है, टेबल फैन, वो उस टेबल फैन में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता है। क्यों कैपेसिटर नहीं लगा होता है, क्योंकि जो टेबल फैन होती है, छोटी वाली जो टेबल फैन होती है, वो बैटरी से चलती है बेसिकली, और बैटरी से करंट कौन सा आता है, डीसी। अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी करंट को रोक देगा। अगर आप फैन में कैपेसिटर लगाएंगे, डीसी करंट को क्या करेगा, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा तो फैन हमारा चल नहीं पाएगा। तो जो भी फैन, टेबल फैन हमारा डीसी बैटरी से चलता है उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता। लेकिन जो भी फैन हमारे डायरेक्ट सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं, उसमें कैपेसिटर होता है। क्यों कैपेसिटर होता है, क्योंकि वो उसे ब्लॉक नहीं करता, उसे पास करता है ना। तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखेगा। फैन में लगा हुआ है जो एसी सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद वो कैपेसिटर क्या करता है, डिस्चार्ज होता है बड़ी तेजी से। जैसे ही डिस्चार्ज होता है पंखा घूमने लगता है, और उसके बाद वो कैपेसिटर लगातार एसी को पास करता रहता है, जिसकी वजह से पंखा लगातार रोटेट करता रहता है। तो दो काम हमने बताया, पहला काम एज स्टार्टर, दूसरा काम एज फिल्टर। एज स्टार्टर और दूसरा काम क्या हो गया इसका, एज फिल्टर। और ढेर सारे इसके काम होते हैं, बहुत ढेर सारे काम होते हैं, है ना। तो मैंने ऐसे आपको दो यूज आपको बताए ऐसे, किसका यूज क्या होता है, एज स्टार्टर होता है, एज फिल्टर होता है। क्लियर है, अच्छा। अब जैसे एक आगे एग्जांपल किया और बात करते हैं, कैपेसिटर को हमने कहाँ देखा है, देखा है कभी कैपेसिटर? कैपेसिटर बेसिकली मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड में ग्रीन ग्रीन कलर के लगे होते हैं, वो होते हैं बेसिकली कैपेसिटर। हमारे मदरबोर्ड में जो ग्रीन ग्रीन कलर के लगे होते हैं, इस टाइप से ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का वहाँ आपको दिखेगा, इस टाइप से, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ कैपेसिटर। इसमें दो इस टाइप से वायर निकले होंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, आपका कैपेसिटर ग्रीन ग्रीन कलर का होता है मदरबोर्ड में, है ना। वो बेसिकली कंडेंसर है, वही आपका क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक तो समझ में आ गई सर। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। क्या चीज, टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के टाइप कितने होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप के ही हमें पढ़ना है। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला, पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? दूसरा बेसिकली हमें पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा बेसिकली क्या होता है? तीसरा होता है सिलेंड्रिकल, क्या बोला? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहला आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आपका हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा आपका हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। असलियत में क्लास 12th के सिलेबस में मैक्सिमम यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम लोग ज़्यादा इसी पे स्ट्रेस देंगे, है ना। तो 98% तक हम इसी को पढ़ेंगे, 98% तक, और 2% में मैं इनकी भी बात कर लूँगा थोड़ा बहुत, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ तक कि जेईई मेंस के सिलेबस में स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है। और अगर एडवांस की बात किया जाए तो एडवांस में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पैराग्राफ देकर आपको पूछ सकता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है हमें टाइप ऑफ कैपेसिटर में, टाइप ऑफ कैपेसिटर हमारे इतने हो सकते हैं। तो कैपेसिटर का मैंने डिफिनेशन बताया, कैपेसिटर का यूज बताया, टाइप ऑफ कैपेसिटर बताया। दूसरी बात, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कैपेसिटर की? रिक्वायरमेंट, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कैपेसिटर की? रिक्वायरमेंट बेसिकली 2 कंडक्टर होने चाहिए, 2 कंडक्टर विथ अपोजिट चार्ज। 2 कंडक्टर होने चाहिए विथ अपोजिट चार्ज के होने चाहिए, मतलब एक पर प्लस चार्ज है तो एक पर माइनस चार्ज होना पड़ेगा, ऐसा। तो एक पॉजिटिव कंडक्टर होगा, एक नेगेटिव कंडक्टर होगा, तो हमारा क्या बनेगा? वो कैपेसिटर बेसिकली बनेगा। अगर वो कैपेसिटर बनेगा तो उसी में से हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ये अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हम बात करेंगे किसकी? कैपेसिटेंस की ही बेसिकली बात करने वाले हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपेसिटर। ओके, तो स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट करिएगा, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये यूज हो गया। अच्छा, छोटी मोटी बात और कर लेते हैं कैपेसिटर पे, कि कैपेसिटर पे अगर बात किया जाए तो आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे में फ्लैश जलता है, अच्छा खासा फ्लैश जलता है उसमें कैमरे में, है ना। तो कैमरे में जो फ्लैश जलता है, क्या 3 वोल्ट की बैटरी की इतनी औकात है कि वो इतनी अच्छी खासी रोशनी दे सके? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर उसी 3 वोल्ट की बैटरी से आप एलईडी जला रहे हैं तो उसी 3 वोल्ट की बैटरी से आप अगर एलईडी जलाते हैं तो उतनी ब्राइटनेस नहीं आती। लेकिन मोबाइल के कैमरे में जो 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होती है, जितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है ना। तो पहले कैमरा आता था निकॉन का, जो भी था अपना, है ना, उसमें 3-3 वोल्ट की 2 सेल लगे होते थे 1.5 वोल्ट के, है ना। तो 3 वोल्ट की बैटरी की इतनी औकात नहीं है कि वो इतनी अच्छी खासी रोशनी आपको दे सके। तो वो आता कहाँ से, इतना फ्लैश दे कैसे रहा है? असलियत में उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। असलियत में उसके अंदर क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। वो कैपेसिटर क्या होते हैं? वो उस बैटरी, जो बैटरी हमने लगाया है, उस बैटरी से वो कैपेसिटर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। असलियत में ढेर सारे कैपेसिटर है, सभी कैपेसिटर क्या है? चार्ज है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कैमरे का बटन ऑन करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने से क्या निकलता है? अच्छा खासा फ्लैश निकलता है। तो वो फ्लैश किसके कारण आ रहा है? वो फ्लैश हमारे कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से आ रहा है। अब पहली बात, और दूसरी बात क्या, कि कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होता है, कैपेसिटर बहुत तेजी से डिस्चार्ज भी होता है, और ये बहुत झटके से एनर्जी देता है। क्योंकि एनर्जी तो हमारा बैटरी भी देता है, एनर्जी कैपेसिटर भी देता है। तो अगर आपसे पूछे कि एनर्जी बैटरी भी देता है, एनर्जी कैपेसिटर भी देता है, तो कैपेसिटर और बैटरी में अंतर क्या होता है, सेल में अंतर क्या होता है? सेल कॉन्टिन्यूअसली धीरे धीरे एनर्जी देता है, और बैटरी क्या करता है? बड़ी तेजी से एनर्जी देकर डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो जो कैमरे के अंदर जो फ्लैश जलता है वो कैपेसिटर के कारण होता है, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के कारण, है ना। आपने ये भी महसूस किया होगा, जब एक बार क्लिक करने पे कैमरा में फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो जलता नहीं है, वो जलता नहीं। आजकल तो
टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे हो गई है, तो खटाखट फ्लैश जलते हैं। लेकिन पहले वाले कैमरे में क्या होता था, एक बार क्लिक करते थे, एक बार क्लिक करने के बाद फ्लैश आता था, फिर कुछ देर तक रुकना पड़ता था। कुछ देर तक रुकने का मीन्स क्या हुआ कि वो जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है पहले वो चार्ज होगा, उसके कुछ सेकंड बाद, क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद फिर दोबारा क्लिक करेंगे तब फ्लैश आएगा। आजकल तो दबाते रहो वो फ्लैश आता रहता है ना। टेक्निक्स बहुत आगे हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी हमारी जो है बहुत आगे हो चुकी है, साइंस हमारा बहुत आगे हो चुका है। खैर, तो ये सब कैपेसिटर के रिगार्डिंग हमने बात की है, ठीक है। तो कैपेसिटर तो है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस। क्या चीज, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज द एबिलिटी, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस क्या बताता है, किसी कंडक्टर की ये मेजरमेंट है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज इज बेसिकली नोन एज कैपेसिटेंस। मतलब यह औकात बताता है कि कितना ज्यादा कौन सा कंडक्टर अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखेगा, है ना। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर्ड दी चार्ज। ये किसका मेजरमेंट है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी का मेजरमेंट है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तब कंडक्टर की हम कैपेसिटी निकालना चाहते हैं कि कैपेसिटी कितनी होती है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, सिंपल सी बात, एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस हमने मान लिया कितना है, कैपिटल आर। अगर ये कंडक्टर है, इस पर मैंने चार्ज दिया है, कितना दिया है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज हमने दिया है। अगर हम इसको स्मॉल क्यू चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से इनफाइनाइट की ओर होगा, 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 इस टाइप से। ये आपने पढ़ा है पिछले स्लॉट में। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, जीरो। इसका मतलब अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। जो भी एनर्जी है कहाँ है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फ्रॉम कैपिटल आर, मतलब सरफेस टू इंफिनिटी, मतलब सरफेस से लेके इनफाइनाइट के बीच में पूरी एनर्जी फैली हुई है। अगर इसको हमने चार्ज दिया है कितना, स्मॉल क्यू। तो अब बताओ ये एनर्जी बिखरी हुई है कि सिमटी हुई है, तो आंसर है नहीं, बिखरी हुई है। कहां से कहां तक बिखरी हुई है, आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आर से लेके इन्फिनिटी तक एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी हमारे काम की नहीं है, ये एनर्जी बिखरी हुई है। कहां से कहां तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। असलियत में इसकी एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसका, इस कंडक्टर का, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एनर्जी है बेसिकली। और ये जो एनर्जी, ये एनर्जी आर से लेके इन्फिनिटी तक है, पूरा का पूरा एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में है। तो बात तो समझ में आई कि हाँ एनर्जी हमारे काम की नहीं क्योंकि बिखरी हुई है। सर कैसे सर बिखरी हुई एनर्जी, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 बाल्टी पानी 10 बाल्टी में ऐसे भर भर के रखा हुआ है, 10 बाल्टी में पानी भर भर के रखा हुआ है और 10 बाल्टी पानी दूसरा रोड पे उड़ेल दिया गया है, बिखेर दिया गया है। तो अब बताइए किससे नहाना पसंद करेंगे, तो जो बाल्टी में है, सिंपल से। तो जो पानी स्टोर्ड है बाल्टी के अंदर
वो हमारे काम का है, लेकिन जो पानी, जो वाटर रोड पे बिखरा हुआ है, बिखरी हुई एनर्जी भले ही वो 20 बाल्टी ही हो, चाहे वो 50 बाल्टी ही हो, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। काम की कौन है? जो स्टोर्ड एनर्जी है। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से इस कंडक्टर के पास एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी हमारे काम की नहीं है। ये एनर्जी बिखरी हुई है आर से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन है तो सही थोड़ी बहुत, एनर्जी तो है ही सही। अगर एनर्जी होगा तो कैपेसिटी होगा, तो इसकी कैपेसिटी हम निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर ये कैपेसिटी हमारे काम की नहीं है एनर्जी, तो इस एनर्जी को अपने काम की हम कैसे बनाएं। कहने का मतलब इसकी कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएं। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू द कितना, के स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल आर, के स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अब अगर आप ध्यान से देखें, इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए। जब इस कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब चार्ज को देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, क्या इसका शेप चेंज होगा? तो आंसर है नहीं, शेप चेंज होने वाला नहीं है। जो रेडियस है इसके कंडक्टर का, वो उस कंडक्टर का रेडियस तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ये कि आर आपका कांस्टेंट रहेगा, के आपका कांस्टेंट रहेगा। के का मतलब समझते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। कहने का मीन्स ये, अगर चार्ज की वैल्यू आप वेरी करते हैं तो पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग्स वेरी करेगा। कहने का मतलब ये, इफ वी इंक्रीज द चार्ज देन पोटेंशियल इंक्रीजेज, दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आप इस कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाएंगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा। मैंने वहां से प्रूफ किया। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। ध्यान से अगर आप देखें तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को बोला जाता है C, और हो जाएगा V। तो C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन में V। C बराबर कितना हो गया? Q अपॉन में V, वेयर C इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, इसी को बोला जाता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। दैट मीन्स इट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। असलियत में ये तो मैंने अपने सुविधा के लिए आपको बता दिया, बुकों में ऐसे दिया रहता है। इसका सीधा सीधा डेफिनेशन ही यही है कि कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड पोटेंशियल। द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of the charge on the conductor to the potential. तो Q upon V is equal to C, where C is the capacitance of conductor, and capacitance of conductor is basically what? It is the measurement of capacity to hold the charge, है ना। ये मेजरमेंट है चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को। तो C बराबर कितना आ गया? Q upon में V, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। दिस कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर का बोल सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, तो C बराबर कितना हो गया? Q अपॉन में V हो गया। बहुत अच्छी बात है। C बराबर Q अपॉन में V, तो इसका यूनिट भी होता होगा। तो आंसर है हाँ, यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका यूनिट होता है। तो C बराबर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें तो C बराबर हमें क्या मिला? C बराबर मिला Q अपॉन में V। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन में यूनिट ऑफ पोटेंशियल। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलम्ब अपॉन में कितना हो जाएगा? वोल्ट। मतलब इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर वोल्ट। यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब पर वोल्ट। और इसी कूलम्ब पर वोल्ट को SI यूनिट में क्या बोलते हैं? कूलम्ब पर वोल्ट। 1 कूलम्ब अपॉन में 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। फैरेड साहब के नाम से उनको इज्जत दिया गया और उन्हीं के नाम से यूनिट रख दिया गया। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 वोल्ट। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर बोल सकते हैं। तो 1 कूलम्ब अपॉन में 1 वोल्ट। कहने का मतलब ये, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम देते हैं, तो अगर उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है तो
तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 फैरेड। सिंपल सा मतलब, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट होता है, दैट मीन्स उस कंडक्टर का हमारा जो कैपेसिटी होगा वो 1 फैरेड का होगा। बेसिकली कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, है ना। अच्छा, कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, ये बात तो समझ में आएगी। स्फेरिकल कंडक्टर का C बराबर Q अपॉन V, Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर C अपॉन V भी हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू में V हो जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं आपसे कहूं इफ यू इंक्रीज द चार्ज ऑन द कंडक्टर देन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा यही काम ही होगा कैपेसिटी इंक्रीज करना। ये हमारा मोटो है, कैपेसिटी इंक्रीज करना, मतलब कि चार्ज एनर्जी को एक जगह पे समेटना, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी को एक जगह पे समेटना, ये हमारा काम होगा। तो अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज को अगर हम क्या करते हैं, घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, यहां से देखें, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर आप घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब फालतू की बातें, ये सब पे फालतू की बातों पे रिलाय नहीं करना। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, सी क्यू पे डिपेंड नहीं करता, सी वी पे डिपेंड नहीं करता। देखने से लगता है कि अच्छा फॉर्मूला है तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो चार्ज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो ये घटेगा। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा, पोटेंशियल घटाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में ही इसे कांस्टेंट बोला गया है। क्योंकि चार्ज बढ़ाने पर कैपेसिटी नहीं बढ़ता, चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। चार्ज बढ़ाने पर कैपेसिटी नहीं बढ़ता, चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बाल्टी रखी गई है, एक बाल्टी इस टाइप से आपकी रखी गई है, अगर एक बाल्टी रखी गई है तो इसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी मतलब चार्ज है ना, तो चार्ज हो गया। पानी की जगह पे आप क्या मानेंगे, चार्ज है। और अगर ये 5 लीटर का आपका बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर ही पानी आएगा, मतलब दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बाल्टी की कैपेसिटी है। और जैसे जैसे आप पानी डालते चले जाएंगे, मतलब चार्ज डालते चले जाएंगे, तो इसमें लेवल बढ़ता चला जाएगा, किसका, पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, मीन्स पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पानी डालने पर वाटर का लेवल बढ़ रहा है, वाटर डालने पर बाल्टी के अंदर वाटर का लेवल बढ़ रहा है, मतलब चार्ज बढ़ाने पर, चार्ज डालने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, न कि कैपेसिटी। ऐसा थोड़ी कि 5 लीटर का बाल्टी है तो पानी डालेंगे 10 लीटर का हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं कि चार्ज बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा भाई, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज बढ़ाने पे पोटेंशियल इस तरीके से बढ़ेगा कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, सी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सी क्यू पे डिपेंड नहीं करता, सी वी पे डिपेंड नहीं करता, सी का यूनिट फैरेड होता है और फैरेड का मतलब होता है 1 कूलम पर वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर पे 1 कूलम चार्ज अगर आप देते हैं तो उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसका कैपेसिटी 1 फैरेड होगा। और दूसरी चीज, 1 फैरेड इज अ बिग, व्हाट इज दिस, बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अरे सर कैसे सर, आओ बताते हैं, आगे बताते हैं कि बिग यूनिट कैसे होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके इसे उतारिएगा, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से उतारिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, अब स्फेरिकल कंडक्टर का हमने कैपेसिटेंस तो देख लिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हम क्या निकालने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, दिस इज द जनरल डिफिनेशन फॉर द कैपेसिटेंस। अब हम स्फेरिकल कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर जो मैंने एग्जांपल ही लिया था आपको, आर रेडियस का आपका कंडक्टर है, इस पर प्लस चार्ज आप दे देंगे तो आप जानते हैं इसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी कहां से कहां तक फैली होगी, सरफेस से इन्फिनिटी तक। अगर सरफेस से इन्फिनिटी तक इसकी फैली होगी क्या,
एनर्जी फैली होगी तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल एट दी सरफेस कितना आने वाला है, के आएगा। के मतलब ले लीजिए Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, इस टाइप से लिख लीजिए। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल R। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी सर, तो फॉर्मूला रख दो ना बेटा, कितना आ जाएगा Q अपॉन में कैपिटल V। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो C बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल q अपॉन में स्मॉल q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R, ये और ये शहीद हो गया तो C बराबर ये पलट के ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस का असली फॉर्मूला ये है। कैसे सर, इफ वी इंक्रीज द कैपिटल R देन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर रेडियस, है ना भाई। कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन Q, कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन V, वैसे ही जैसे ही रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, डू नॉट डिपेंड्स ऑन I, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये असली फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ये होता है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहां से तो मैंने कांस्टेंट पाया था वहां भी ओम्स लॉ में, उसी तरीके से ये भी है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो C डिपेंड्स ऑन R, C डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम, मतलब इसके चारों तरफ में कौन सा मीडियम भरा हुआ है उस बात पे डिपेंड करता है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर। स्फेरिकल कंडक्टर का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और हमें यकीन है कि अगर क्वेश्चन, अगर कैपेसिटेंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे स्फेरिकल कंडक्टर का। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि अर्थ भी तो क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अर्थ भी हमारा क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अर्थ का आप कैपेसिटी निकालिए। अगर अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे तो अर्थ का रेडियस आपको पता है कितना, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 64 इंटू 10⁵ मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹ होता है। तो दिस इज इंप्लाइज दैट, यहां लिख देता हूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁹। बस इसी के अंदर उठा के इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा यार। ध्यान से अगर आप देखो तो कैपेसिटी कितने आने वाली है, कैपेसिटी अगर आप देखेंगे किसका, अर्थ की अगर कैपेसिटी आप देखेंगे तो अर्थ की कैपेसिटी आपके आने वाली है C बराबर कितना, C बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज इक्वल टू RE की जगह पे 64 इंटू 10⁵ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 इंटू 10⁹। सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 711 इंटू 10⁻⁻6, और ये तो फैरेड में होता है। और अगर ये फैरेड में होता है 10⁻⁻6 को क्या लिख दो, 10⁻⁻6 को लिख दो माइक्रो फैरेड। ये आपका सॉल्व करने का काम है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग इतना। तो टिपिकली एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 711, है ना। टिपिकली द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू कितना, 711 माइक्रो फैरेड। अब बताओ इस अर्थ पर अर्थ से बड़ा कंडक्टर बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। अर्थ से बड़ा तो कंडक्टर नहीं बना सकते। सबसे बड़ा कंडक्टर हमारा अर्थ है, और अर्थ की कैपेसिटी ही अगर 711 है तो इसका मतलब माइक्रो फैरेड है। तो इसका मतलब फैरेड इज अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी ही सबसे छोटी आ गई 711, वो भी फैरेड में नहीं माइक्रो फैरेड में आ गया। अगर इसकी कैपेसिटी बहुत छोटी आ गई, अगर अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है तो कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस इतना आ रहा है तो जनरली कोई भी अगर आप कंडक्टर बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं, तो वो फैरेड में नहीं आ सकता। दैट्स वाई फैरेड इज अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
है ना। इसीलिए आपके बुकों में आप कभी नहीं देखेंगे, आप देखना एक बार ध्यान से, आपकी बुकों में कभी भी कोई भी कैपेसिटर दिया रहेगा फैरेड में, कभी भी उसकी वैल्यू नहीं होगी। जब भी वैल्यू होगी या तो पिको फैरेड या तो माइक्रो फैरेड, है ना। तो पिको फैरेड या फिर माइक्रो फैरेड। मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आपका होगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज करेंगे माइक्रो फैरेड, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर होगा, कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा यूज कौन सा करते हैं, इससे भी छोटा, पिको फैरेड। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा कैपेसिटी हम माइक्रो फैरेड वाला कैपेसिटर यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब वो उधर वाला कम्युनिकेशन वाला, तो उससे लास्ट चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पिको फैरेड यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो अगले लेक्चर में यार मिलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्योंकि हमें वहीं पे ही जाना है और हमें वही पढ़ना है ज़्यादातर। ये भी पढ़ा जाता है, ये भी पूछते हैं लोग, सीबीएसई बोर्ड में है ना। तो ये पहला पार्ट था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, हमने निकाला, हमने कैपेसिटी कंडक्टर की बात की अभी तक। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।